नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। नीट पर अध्यादेश को लेकर राष्ट्रपति ने मांगी कानूनी सलाह। राज्य बोर्ड के छात्रों को नीट में बैठने से मिल सकती है छूट। कैबिनेट ने मंजूरी के लिए भेजा है अध्यादेश। ईरान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री। चाबहार बंदरगाह और गैस क्षेत्र का विकास एजेंडे में सबसे ऊपर। तेहरान से राज्यसभा टीवी की खास कवरेज। असम में सरकार गठन को लेकर प्रधानमंत्री से मिले सोनोवाल। विधायक दल की बैठक आज। तमिलनाडु के थंजावुर और अरावकुरुचि सीट पर फिर टला मतदान। 13 जून को वोटिंग। सुधारों में तेजी लाना राजनीतिक मुश्किल। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का बयान। लाइसेंस राज खत्म होने के बावजूद इंस्पेक्टर राज कायम। और उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी। राजस्थान के चुरू और श्रीगंगानगर में पारा 49 डिग्री के पार। यूपी में 2 की मौत। अगले कुछ दिन गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं। खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस साल एकीकृत चिकित्सा प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट के दायरे से राज्य बोर्डों को बाहर रखने के लिए अध्यादेश पर कानूनी सलाह मांगी है। पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही कहा है कि कुछ सवालों पर वो विधि विशेषज्ञों से मशविरा कर रहे हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर अध्यादेश का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आंशिक तौर पर टालना है, जिसमें यह कहा गया था कि सभी सरकारी कॉलेज, डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी मेडिकल कॉलेज नीट के दायरे में आएंगे। एक बार अध्यादेश जारी होने पर राज्य बोर्डों के छात्रों को 24 जुलाई को एनईटीई में बैठना नहीं होगा। हालांकि उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र से एकीकृत प्रवेश परीक्षा का हिस्सा बनना पड़ेगा। और इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता परीक्षा यानी कि नीट लागू हो चुका है और निजी मेडिकल कॉलेज इसके दायरे में आएंगे। कांग्रेस ने एनईईटी लागू करने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया था। इसके जवाब में जेपी नड्डा ने कहा कि इस गंभीर विषय में राजनीति से बचना चाहिए और सरकार राज्यों की चिंता और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखकर ही रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। एक ऐसे सेंसिटिव मैटर पर राजनीतिकरण हो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो नीट के दायरे के अंतर्गत ही आएंगे, इसलिए वो जो स्पिरिट है उस स्पिरिट को हम पूरा का पूरा फॉलो कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि न्याय संगत तरीके से प्रैक्टिकली इसको कैसे पूरा किया जा सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ईरान की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। भारत और ईरान के आपसी संबंधों और व्यापारिक भागीदारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले देश के पेट्रोलियम कंपनियों ने ईरान का बकाया $6.4 बिलियन की पहली किस्त अदा कर दी। प्रधानमंत्री के ईरान दौरे की कवरेज के लिए राज्यसभा टीवी संवाददाता तेहरान पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार बंदरगाह के पहले चरण के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई और राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात कर कई और अहम मसलों पर चर्चा करेंगे। The Prime Minister will call on the Supreme Leader of Iran and will hold talks on a wide range of subjects of mutual interest with President Dr. Rouhani. India and Iran share long-standing civilizational ties. Iran is situated in India's extended neighborhood, and the two countries have significant overlap in their economic and security space. इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का मुख्य जोर आपसी संपर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार पर होगा। वहीं ईरान के साथ ऊर्जा भागीदारी, द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर भी खासा ध्यान होगा। We'll seek to build on these commonalities by focusing on specific cooperation in regional connectivity and infrastructure, developing energy partnership, boosting bilateral trade, facilitating people-to-people interaction in various spheres, and promoting peace and stability in the region.
ईरान में स्थित चाबहार से भारत के लिए अफगानिस्तान का एक रास्ता मिलेगा, जिसमें पाकिस्तान से होकर जाने की जरूरत नहीं होगी। दोनों देशों ने 2003 में चाबहार के विकास पर सहमति जताई थी। ये बंदरगाह पाकिस्तान ईरान सीमा के करीब है। ईरान से पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के हटने के बाद हो रही प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर दुनिया भर की नजरें हैं। कुर्बान अली, तेहरान, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता कुर्बान अली तेहरान से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कुर्बान, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत ईरान के आपसी संबंधों और व्यापारिक भागीदारी के तहत प्रधानमंत्री की यात्रा कितनी अहम है? देखिए, ये बहुत अहम है और जैसा भी आपने कहा कि भारत और ईरान के सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन जब परमाणु कार्यक्रम के चलते ईरान के उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे, तो भारत और ईरान के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उन पर भी काफी असर पड़ गया था और भारत जो ईरान से तेल का आयात करता था वो काफी कम हो गया था। तो अब प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर के काफी उम्मीदें बंधी हैं। प्रधानमंत्री आज शाम तकरीबन 7 बजे भारतीय समयानुसार तेहरान पहुंचेंगे और वो सीधे एक गुरुद्वारे जाएंगे, जहां वो भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद कल सुबह से उनका मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। वो जो यहाँ ईरान के सबसे वरिष्ठ नेता है अयातुल्लाह अली खामेनेई, उनके साथ मुलाकात करेंगे। तो राष्ट्रपति हसन रूहानी से उनकी मुलाकात होगी और संसद के जो अध्यक्ष हैं अली लारिजानी साहब, उनके साथ वो बातचीत करेंगे। कई समझौते होने की उम्मीद है, जिनमें आपसी हितों के समझौते शामिल हैं, जिनमें पूंजी निवेश, यातायात, बंदरगाह निर्माण और सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में आपसी समझौते होने की उम्मीद है। साथ ही भारत ने ईरान में 20 अरब डॉलर का निवेश करने की एक प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो लगता ये है कि काफी दोनों देशों के बीच इस वक्त आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं और जो चाबहार बंदरगाह है, इससे कि भारत को सीधे सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ता मिलेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके विकास में भी भारत काफी निवेश करने वाला है और जो भारत ईरान के साथ अपना तेल आयात अब तक करता रहा है, उसे दोगुना किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि जब प्रतिबंध थे तो लगातार ये दबाव रहता था भारत से कि भारत अमेरिका के साथ तेल न खरीदे और साथ ही साथ लगभग 6.5 अरब डॉलर जो कि 6.5 बिलियन डॉलर ईरान का पैसा भारत के ऊपर था, अब उसकी भी वापसी शुरू हो गई है, रिपेमेंट का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इसे भी ईरान में बहुत अच्छे नजरिए से देखा जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में दोनों देशों के बहुत ही मजबूत आर्थिक संबंध बनने वाले हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, और चाबहार और जारंज से होते जो त्रिपक्षीय परिवहन समझौते हैं उसे गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। कुर्बान, ऐसे में बहुत सारी भारतीय कंपनियां हैं जो इसमें निवेश करना चाहती हैं, ऐसे में पीएम के इस दौरे से इसे जाहिर तौर पर काफी बल मिलेगा। यकीनन बहुत सारी कंपनियां जो हैं, भारत की कंपनियां यहाँ ईरान में निवेश करना चाहती हैं और ईरान भी भारत के जो योजनाएं हैं उनमें काफी निवेश करना चाहता है, उनमें मदद भी करना चाहता है और इसलिए ये यात्रा प्रधानमंत्री की काफी महत्वपूर्ण हो गई है। और क्योंकि ईरान का अपना एक अलग हैसियत है, इसे यहाँ ये जो पर्शियन गल्फ के देश हैं जिन्हें अरब देश कहा जाता है, उनमें ईरान का दर्जा और ईरान की संस्कृति, ईरान का अपना जो जियोपॉलिटिकल रोल है वो बिल्कुल अलग है। और बीच के दिनों में, पिछले दिनों में काफी भारत और ईरान के संबंधों में थोड़ी शिथिलता आई थी, इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से, जो आज शाम से शुरू होगा और कल तक वो यहाँ रहेंगे तेहरान में, और इस बीच में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की मौजूदगी में तीनों देशों के बीच एक अहम समझौता होगा चाबहार को लेकर के। उसके बाद एक नई इबारत भारत ईरान रिश्तों की हमें देखने को बिल्कुल नई इबारत दोनों देशों के रिश्तों के लिए लिखी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे इस पूरी बातचीत के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल ने कल प्रधानमंत्री से असम में सरकार गठन को लेकर चर्चा की। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। उधर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है।
वो कल 28 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगी। उधर केरल के नए मुख्यमंत्री बनने वाले पिनराई विजयन ने वीएस अच्युतानंदन से मुलाकात की। एआईएडीएमके विधायक दल की नेता चुने जाने के एक दिन बाद जे जयललिता ने शनिवार को राज्यपाल के रोसैया से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। उधर तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष EVKS एलन गोवन और महासचिव मुकुल वासनिक ने डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि से मुलाकात की। चुनाव में धन बल के प्रयोग के डीएमके के आरोप के बाद ये मुलाकात हुई। There are many questions which have been raised in different parts of Tamil Nadu about the malpractices which may have taken place, but these are issues which may have to be gone in. उधर केरल में सीपीएम नेता पिनराई विजयन की अगुवाई में एलडीएफ सरकार बुधवार को शपथ लेगी। विजयन ने शनिवार को वीएस अच्युतानंदन से मुलाकात की और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। अच्युतानंदन ने कहा कि वो केरल की जनता के लिए चौकीदारी करते रहेंगे। विजयन ने ओमन चांडी से भी मुलाकात की। തൊട്ട് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായിട്ട് സൗഹൃദം പങ്കിട്ടുവന്നതേ ഉള്ളൂ. പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. इस बीच असम में बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। इसमें सर्बानंद सोनोवाल को नेता चुना जाएगा। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सोनोवाल ने घुसपैठ रोकने को प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से लगी सीमा 2 साल के भीतर सील कर दी जाएगी। साथ ही निवासियों की पहचान के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाने का काम भी प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और डीएमके ने तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता टीकेएस इलान गोवन और संगठन मंत्री आरएस भारती को प्रत्याशी बनाया गया है। राज्य की 6 सीटों पर 11 जून को चुनाव होना है। विधानसभा में मौजूदा स्थिति के हिसाब से डीएमके 2 सीट आसानी से जीत सकती है और वहीं 4 सीटें एआईएडीएमके को मिलने की संभावना है। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया। रक्षा प्रवक्ता कर्नल SD गोस्वामी ने ये जानकारी दी है। जवानों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जिले के दुर्गमल्ला में हुई। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 5 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हुए। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शनिवार हुई एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना आगरा मुंबई हाईवे की है, जहां पे तीर्थयात्रियों से भरा एक निजी वाहन ट्रक से टकरा गया। सभी मृतक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले थे और उज्जैन से लौट रहे थे। मरने वालों में 6 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। और इसरो सोमवार को बार बार इस्तेमाल किए जा सकने लायक स्पेस शटल RLV के प्रोटोटाइप का परीक्षण करेगा। ये परीक्षण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर किया जाएगा। अगर ये परीक्षण सफल होता है तो भारत स्पेस शटल बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। एक स्पेस शटल 10 बार तक इस्तेमाल किया जा सकता है और इसरो के मुताबिक इससे अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के खर्च में 10 गुना तक कमी आएगी। इसके अलावा इस शटल को भविष्य में अंतरिक्ष में मानव भेजने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी के बुनियादी सिद्धांतों पर कायम रहने की सलाह दी है। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 25वीं पुण्यतिथि के मौके पर हुए हम में है राजीव कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के विचार हमेशा कायम रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम में उन्हें याद करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि राजीव जी को नफरत की राजनीति ने छीन लिया, लेकिन उनके विचार हमेशा कायम रहेंगे। नफरत और आतंक का कारोबार चलाने वाली ताकतों ने राजीव जी को हमसे जरूर छीन लिया, लेकिन उनके विचारों और सिद्धांतों को ये ताकतें हमसे कभी नहीं छीन सकेंगी। सोनिया गांधी ने कहा कि देश के विकास में राजीव गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।
उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को विचारधारा से समझौता न करने की सलाह दी। बुनियादी उसूलों को भुलाकर हासिल की गई कोई भी सफलता कभी ज्यादा दिन नहीं टिकती है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने देश को गुमराह करने वाली ताकतों से बचने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने पार्टी नेतृत्व से युवाओं को ज्यादा जिम्मेदारी देने की हिमायत की। आज उनको हमें समझना पड़ेगा, युवाओं के एस्पिरेशंस को हमको समझना पड़ेगा कि आज युवाओं के हाथ में हमें बागडोर सौंपनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये पहला मौका था जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। युवक कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और अब खबर सूखा, जल संकट और गर्मी की। बात गर्मी की करें और सूखे की, तो उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। इस साल गर्मी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। शनिवार को राजस्थान के श्री गंगानगर और चुरू देश के सबसे गर्म इलाके रहे। यहां तापमान 49.2 डिग्री दर्ज किया गया। कोटा में शनिवार का तापमान 47.3 डिग्री था, जबकि हरियाणा के हिसार में तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नागपुर में गर्मी अपने शबाब पर थी। यहां कल का तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी दिल्ली में कल का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री रहा। और इस बीच उत्तर प्रदेश के बलिया में गर्मी के चलते 2 लोगों की जान चली गई। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिन गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इससे पहले राजस्थान के फलौदी में तापमान 51 डिग्री तक पहुंच चुका है। और अजमेर से राज्यसभा टीवी संवाददाता अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, फिलहाल राजस्थान में जहां पर पारा 51 को भी पार कर चुका है, क्या हालात हैं वहां पर गर्मी के? यहाँ तो बहुत ही बुरे हालात हैं। एक तरह से यहाँ जो है कुछ जगह तो ऐसे हैं जहाँ जो है एक तरह से रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि 11 बजे से और 4 बजे तक लोग घरों से बाहर न निकलें। और जो ये भी कहा गया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, ये है कि लोगों से उस तरह काम न लें। आप जानती हैं कि बहुत भारी जल संकट से इलाका गूंज रहा है जी। और अकाल पड़ा हुआ है, तो औरतों को बहुत लंबी लंबी दूरी से जो है वो पानी ले आना पड़ता है और इस तरह की स्थितियां हैं। तो कुल मिलाकर के जो है जैसे अभी आपने कहा कि फलौदी और जो चुरू, गंगानगर, इन सब जगहों में बहुत ज्यादा गर्मी है और ये पूरा राजस्थान एक तरह से तप रहा है जी। और तमाम अस्पताल जो है वो मरीजों से भरे पड़े हैं, लू चल रही है और बहुत ही खराब हालत है यहाँ कुल मिला के जो है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए अरविंद आपका। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भीषण सूखे की मार झेल रहे उड़ीसा को और केंद्रीय मदद देने की मांग की। केंद्र सरकार ने अभी तक सूखा राहत के लिए उड़ीसा को 600 करोड़ रुपए की राशि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूखा पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। देश के 13 राज्य इस समय भीषण सूखे की चपेट में हैं। और इस बीच केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश को अतिरिक्त खाद्यान्न मुहैया कराया गया है और दूसरे राज्यों को भी उनकी जरूरत के मुताबिक मदद दी जा रही है। उधर सूखे की मार झेल रहे मराठवाड़ा के लातूर से कल से जल हल पदयात्रा शुरू हो गई। ये 10 दिन बाद बुंदेलखंड के महोबा में खत्म होगी। इस यात्रा का मकसद सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी और सूखे से निपटने को लेकर लोगों को जागरूक करना है। भारत माता की जय। शेतकरी मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मराठवाड़ा से शुरू हुई ये जल हल पदयात्रा सूखे और पानी की मार झेल रहे लोगों का दर्द बांटने की कोशिश है। महाराष्ट्र के लातूर से शुरू होकर ये यात्रा 31 मई को बुंदेलखंड के महोबा में खत्म होगी। इस दौरान ये लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई गांवों में जाकर लोगों को सूखे से निपटने के लिए जागरूक करेंगे। गांव-गांव में पैदल जा रहे हैं, लोगों के पास सूचना लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में, लोगों के पास संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम
आगे से भूख और प्यास से इस देश से दुष्काल में किसी को पीड़ित नहीं होने देंगे। पदयात्रा में जल बिरादरी के राजेंद्र सिंह भी शामिल हैं। उनका कहना है कि सरकार की अनदेखी, अनियोजित विकास और जल प्रबंधन की कमी के चलते हालात इतने खराब हुए हैं। इसके लिए अब लोगों को आगे आना होगा। ये जो विकास का दौर हमारे देश में चला, इसने विनाश किया, इसने विस्थापन किया, इसने बेपानी बनाया। यहाँ पर कितनी बारिश होती है, इस बारिश का पानी यदि ठीक से रोका जाता तो लातूर कदाचित बेपानी ना होता। तो हमें पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ानी होगी। जल हल पदयात्रा का मकसद सूखे की जमीनी हकीकत को समझना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी देना है। साथ ही अदालत के आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए स्थानीय समितियां बनाई जाएंगी। देश के 13 राज्य भीषण सूखे की चपेट में हैं। इसमें मराठवाड़ा और बुंदेलखंड के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। लातूर में तो ट्रेन के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। कोई प्यासा और भूखा न होगा, अब और सूखा न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उधर चक्रवात रोनू दक्षिण राज्य में तबाही मचाने के बाद बांग्लादेश की ओर बढ़ गया है। तूफान से बांग्लादेश में भी भारी तबाही मची है। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 5.25 लाख लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। 88 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवा के साथ आए इस चक्रवात ने बारिसाल चटगांव क्षेत्र पर बहुत बुरा असर डाला है और अन्य हिस्से भी प्रभावित हुए हैं। देश में शनिवार तड़के से ही ज्यादातर जगहों पर बारिश हुई और गरज के साथ बौछारें पड़ी, आंधी और तेज हवा भी चली। और उधर श्रीलंका में भारी बारिश और आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की तादाद बढ़कर 71 हो गई है, जबकि अब भी 125 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस बीच भारत समेत दुनिया भर से वहां राहत सामग्रियों का पहुंचना जारी है। श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन के बाद अब राहत का काम जोरों पर है। भारत समेत दुनिया भर से राहत सामान का पहुंचना जारी है। श्रीलंका के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय नौसेना के 2 जहाज वहां पहुंच चुके हैं। INS सतलज और सुनैना अपने साथ दवाइयां, कंबल, खाने पीने का सामान के अलावा जरूरत की दूसरी चीजों को लेकर पहुंच चुके हैं। Load that we are carrying from here is mainly medicines, water purifiers and disease set and all. The rest of the load that we'll be picking up from Chennai is mainly the tentage, basically, which will be used by those people who are recovered from the flooded area. श्रीलंका में जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे देशों से भी मदद पहुंच रही है। वहीं अब तक लापता 127 लोगों की तलाश जारी है। श्रीलंका में भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ की वजह से 22 जिलों के 3 लाख से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर हैं। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने लोगों को मदद के लिए आगे आने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात अर्थ जगत की। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि देश में भले ही लाइसेंस राज खत्म हो गया है, पर अब भी कई मायनों में इंस्पेक्टर राज चल रहा है। राजन ने भारत में स्टार्टअप्स के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिहाज से कहा कि रेगुलेशन इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए होने चाहिए, ना कि उद्यमियों को हतोत्साहित करने के लिए। राजन ने इंडस्ट्रियों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन का सुझाव दिया है और कहा है कि अधिकारियों को इसका दुरुपयोग रोकने के लिए नियंत्रक शक्ति की तरह काम करना चाहिए। राजन ने भारत में लघु और कुटीर उद्योगों के लिए आसान नियम बनाने की वकालत भी की। और दुनिया के 7 धनी देशों यानी कि G7 के समूह ने कर चोरी रोकने के लिए मिलकर काम करने की बात कही है। पनामा पेपर लीक में बड़े पैमाने पर कर चोरी का खुलासा होने के बाद ये बात कही गई। जापान के सेंडाई में इन देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी को लेकर चिंता जताई गई। और अफगानिस्तान में तालिबान के प्रमुख मुल्ला अख्तर मंसूर के अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने की खबर है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह दावा किया है कि अफगानिस्तान से लगी पाकिस्तान की सीमा के अंदर एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मुल्ला मंसूर की मौत हो गई है। यह हमला कल पाकिस्तानी समय के मुताबिक करीब 3 बजे किया गया। मंसूर मुल्ला उमर का सहायक रह चुका है। तालिबान ने मुल्ला उमर के मारे जाने के बाद जुलाई 2015 में मुल्ला अख्तर मंसूर को अपना नया प्रमुख चुना था।
और परमाणु प्रतिबंध हटने के बावजूद अमेरिका और ईरान के रिश्तों में खटास जारी है। ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने शनिवार को कहा कि अमेरिका ईरान के साथ व्यापारिक प्रतिबद्धता नहीं दिखा रहा। जरीफ के मुताबिक अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध हटने के बावजूद ईरान के प्रति नजरिया नहीं बदला और ये सही नहीं है। जरीफ के मुताबिक अमेरिका को ईरान के साथ व्यापार को लेकर सकारात्मक रुख दिखाना होगा। इससे पहले शुक्रवार को पश्चिमी देशों ने ईरान के साथ कानूनी तौर पर व्यापार की वकालत की थी। और इराक में शनिवार को भी सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी रहे। प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के शवों के साथ जुलूस निकाले और सरकार विरोधी नारेबाजी की। शुक्रवार को प्रदर्शनकारी राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में घुस आए। इसके बाद सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम 4 प्रदर्शनकारी मारे गए जबकि 90 लोग घायल हो गए। इराक में शिया नेता मुक्तदा अल सद्र के समर्थक लंबे समय से सरकार में बदलाव की मांग कर रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आज से 5 दिन के एशिया दौरे पर हैं। ओबामा 3 दिन वियतनाम रहेंगे। इसके बाद G7 देशों के सम्मेलन में भाग लेने जापान चले जाएंगे। पिछले 41 साल के दौरान वियतनाम जाने वाले ओबामा तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अपने जापान दौरे पर ओबामा हिरोशिमा युद्ध स्मारक जाएंगे। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पहला दौरा है। अपने इस एशिया दौरे पर ओबामा व्यापार और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी चर्चा करेंगे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नीट पर अध्यादेश को लेकर राष्ट्रपति ने मांगी कानूनी सलाह। राज्य बोर्ड के छात्रों को नीट में बैठने से मिल सकती है छूट। कैबिनेट ने मंजूरी के लिए भेजा है अध्यादेश। ईरान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री। चाबहार बंदरगाह और गैस क्षेत्र का विकास एजेंडे में सबसे ऊपर। तेहरान से राज्यसभा टीवी की खास कवरेज। असम में सरकार गठन को लेकर प्रधानमंत्री से मिले सोनोवाल। विधायक दल की बैठक आज। तमिलनाडु के तंजावुर और अरावकुरुची सीट पर फिर टला मतदान। 13 जून को वोटिंग। सुधारों में तेजी लाने में राजनीतिक मुश्किल। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का बयान। लाइसेंस राज खत्म होने के बावजूद इंस्पेक्टर राज कायम। और उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी। राजस्थान के चूरू और श्रीगंगानगर में पारा 49 डिग्री के पार। यूपी में 2 की मौत। अगले कुछ दिन गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।